खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी राघव। फिर से हम आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारा आज का ये जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ शेयर किया है नुपुर हेंडिक ने, और वो बिलोंग करती है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट आसाम से। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट हुआ जो कि इनके दादाजी के साथ हुआ था। ये ऑल्दो पुरानी स्टोरी है लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज और क्रीपी एक्सपीरियंस है। देखो, हमारे भारत देश में हर स्टेट के अंदर अलग अलग लेजेंड्स होते हैं। चुड़ैल, डायन, ब्रह्म राक्षस, बाक और निशिडाक और भी बहुत सारे। तो हर एक रीजन का एक अलग अलग भूत या घोस्ट है जहाँ के लोग उसके बारे में बात करते हैं। कई लोग इन्हें मानते हैं, कई लोग इन्हें नहीं मानते हैं। लेकिन जो लोग इनसे इंटरेक्ट कर चुके हैं, जो लोग इन्हें अपने सामने देख चुके हैं, वो इन्हें मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ नुपुर के दादाजी के साथ जब उनकी उम्र करीबन 11 या 12 साल थी। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ऐसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि हमारे हर फीचर्ड एक्सपीरियंस के लिए आपको मिलता है 500 रुपीज का रिवॉर्ड। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बहुत सारे मिस्टीरियस चीजें हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे और उसके लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार और मोटिवेशन। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये कहानी तब की है जब नुपुर के दादाजी की उम्र करीबन 11 या 12 साल रही होगी। तब आसाम के गांवों में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत कम हुआ करती थी। लोग ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह या तो पैदल जाया करते थे या फिर साइकिल से। इनकी दादाजी की नानी का घर इनके गांव से काफी दूर था और वहां पहुंचने के दो रास्ते थे, एक नॉर्मल और लंबा रास्ता और एक था शॉर्टकट। शॉर्टकट रास्ते में सबसे पहले बड़े बड़े राइस फील्ड्स आते थे और उन खेतों को क्रॉस करने के बाद एक डेंस बांस यानी बैम्बू का जंगल आता था और उसके बाद फिर कुछ खेत, तालाब और फिशरीज आती थी जहां पर लोग मछलियां पाला करते थे और मछलियां पकड़ा भी करते थे। और उसके बाद आता था इनकी दादाजी की नानी का गांव। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि शॉर्टकट रास्ते में ही इस कहानी का किरदार छुपा हुआ है। वो जो बैम्बू का फॉरेस्ट था उसके बारे में गांव में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी, मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां पर कोई एक एंटिटी रहती है जिसे आसाम में बाघ कहा जाता है और हमेशा बड़े लोग बच्चों को उस जगह जाने से मना किया करते थे। लेकिन इनके दादाजी और उनके दोस्त काफी एडवेंचरस नेचर के थे और बड़ों की दी हुई जो हिदायत थी उसको सिर्फ मजाक समझा करते थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि हमें बेवकूफ बनाने के लिए सब कहा जा रहा है। तो ऐसे ही एक दिन इनके दादाजी और उनके दोस्त उन्हीं राइस फील्ड्स में खेल रहे थे। खेलते खेलते इनके जो दादाजी थे उनको टॉयलेट जाना था लेकिन आसपास कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। अब ये जहां खेल रहे थे वो उस बैम्बू फॉरेस्ट के पास में ही थे। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वो थोड़ी देर रुक जाएं, वो थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर तक जाते हैं और वहां पर साइड में जाकर वो अपना टॉयलेट वगैरह करते हैं। अब जैसे इनके दादाजी उस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर गए उन्हें वहां का एटमॉस्फेयर काफी अजीब लगा। बाहर धूप थी लेकिन फॉरेस्ट के अंदर काफी ठंडक थी और वो वैसे भी रहती है क्योंकि जो बैम्बू के फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर धूप आसानी से अंदर आती नहीं, बहुत डेंस होता है वो और नमी वहां पर बनी रहती है। लेकिन इतना ही नहीं, उस फॉरेस्ट के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। जहां बाहर लोगों की आवाज आ रही थी, पक्षियों की चहचहाहट थी, यहां अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। इनके दादाजी ने एक कोने में जाकर टॉयलेट वगैरह किया और वापस से लौटकर अपने दोस्तों के पास आ गए और फिर से खेलने लगे। खेलने के बाद ये सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि किस किस के पिताजी रात को फिशिंग के लिए जाने वाले हैं। आसाम में उस टाइम पर, शायद आज भी, लेट नाइट फिशिंग बहुत कॉमन होती है। तो उस टाइम पर भी गांव के लोग रात के टाइम पर मछलियां पकड़ने जाया करते थे। तो ऐसे ही डिस्कशन वगैरह कर कुरा के सारे बच्चे वापस घर लौट आए। उसी रात लगभग 12 बजे नुपुर के दादाजी अपनी खुद की दादी के साथ सो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि नुपुर के दादाजी की कहानी चल रही है पर उनकी दादी के साथ वो सो रहे थे। छोटे से थे, 12 साल की उम्र के।
और तभी उन्हें खिड़की के बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई उनका नाम लेकर उनको बुला रहा हो। और वो आवाज बिल्कुल उनके दोस्त की जैसी थी। पहली बार तो उन्होंने उस आवाज को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो आवाज फिर से दोबारा आई और फिर तीसरी बार भी आई। अब जब नुपुर के दादाजी तीसरी बार आवाज सुनकर उस खिड़की को खोलने जा रहे थे, तो उनकी दादी ने उन्हें डांट कर तुरंत रोक दिया। कहाँ जा रहा है, रुक जा। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे दोस्त मुझे आवाज दे रहा है, इसलिए मैं खिड़की खोलने जा रहा हूँ। तो बोला नहीं, पहले तू उसे आवाज लगा। तो उनके दादी ने वही किया, उन्होंने अपने दोस्त को आवाज लगाई। लेकिन इस पर जब उन्होंने आवाज लगाई अपने उस दोस्त को, तो उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। बाहर बिल्कुल साइलेंस थी, कोई आवाज नहीं। सिर्फ रात की वो जो झींगुरों की आवाज होती है, वो भी हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इसके बाद दादी ने उन्हें कहा कि खिड़की मत खोलना, चुपचाप वापस आकर यहाँ पर सो जा। अपने दादी के कहे अनुसार वो वापस आकर सो गए। अगली सुबह जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गए, तो उन्होंने अपने उस दोस्त से पूछा कि यार कल रात को तो मुझे बुलाने आया था क्या? तो उसके दोस्त ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो बुलाने नहीं आया, मैं तो रात को बुलाने क्यों आऊंगा, वो तो पूरी रात घर पर ही था, उसने बताया उसको। अब ये सुनकर कि दादी का दिमाग घूम गया कि यार अगर ये नहीं आया था तो रात को आखिर आवाज किसकी आई थी। वो तुरंत वापस से अपने घर गए और अपनी दादी को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर इनकी दादी ने कहा, कुछ नहीं हो बेटा, इस बात को ज्यादा मत सोच, तू आराम से खेल। बट हाँ, एक चीज का आगे से ध्यान रखना, आज के बाद अगर रात को कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो बिना सोचे समझे बाहर मत जाना और ना ही खिड़की खोलना। रात में ऐसी आवाजों का जवाब देना सेफ नहीं होता है। और इस तरह से उन्होंने इनके दादाजी को समझा के वापस से भेज दिया। रात को भी जब ये लोग सोने जा रहे थे, तो इनकी दादी ने इनके दादाजी से कहा कि भगवान का नाम लेकर सोया करो, सब कुछ ठीक रहेगा और तुम्हें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। और वाकई में उसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन फिर एक दिन शाम के समय खबर मिली कि इनकी जो दादाजी हैं, उनकी जो नानी है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अब उस टाइम पर नुपुर के दादाजी के जो फादर थे, वो गांव से बाहर गए हुए थे और वो घर पर ऑब्वियसली घर पर नहीं थे। और इधर इनकी जो मदर थी, उनको ये समझ में आ गया था कि अगर वो लोग देर करेंगे तो शायद वो अपनी माँ से यानी इनके दादाजी की नानी से मिल नहीं पाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने तुरंत अपनी माँ के घर निकलने का फैसला किया। जब ये निकले तब तक शाम हो चुकी थी। अब मजबूरन ही सही, लेकिन इनके दादाजी और उनकी माँ ने वो शॉर्टकट वाला रास्ता चूज किया ताकि वो लोग अपने घर पर जल्दी पहुंच सकें। अब वो शॉर्टकट वाले रास्ते जब ये अंदर घुसे और जब वो राइस के फील्ड्स क्रॉस कर रहे थे, तब लगभग 7 से 8 बजे का टाइम था। और जब वो उस बैम्बू फॉरेस्ट के पास पहुंचे, तब तक रात के करीब 9 बज चुके थे। जब वो उस फॉरेस्ट के अंदर पहुंचे, तो अंदर पहुंचने के कुछ देर बाद ही एक कोने के अंदर उन्होंने एक आदमी जैसी चीज को बैठे हुए देखा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें उस आदमी की 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ऑल्दो वो आदमी उनसे काफी दूर था, लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि इतनी दूर होने के बाद भी उसकी लाल आंखें इनको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही थी। वो जमीन पर बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जमीन पर बैठकर जैसे वो कुछ खा रहा हो। उस वक्त हवा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल फैली हुई थी, मछली की जैसी बदबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास बहुत सारी कच्ची मछलियां रखी हुई हो। इनके दादाजी की माँ ने जैसे उस चीज को देखा, उन्होंने तुरंत इनके दादाजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, इधर उधर मत देखना, चुपचाप सीधे चलते रहो। अब वो आगे बढ़ने लगे और सीधा बिल्कुल रास्ते की तरफ देखते हुए इधर उधर नजर नहीं मार रहे थे। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा और आगे चले, बिना किसी हवा के जो बैम्बू के बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ बोलो जो बोलो, जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई पकड़कर उनको हिला रहा हो। अब ये सब होते हुए देखकर इनके जो दादाजी थे, उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हवा भी नहीं चल रही है, फिर ये बांस इतना क्यों हिल रहा है? लेकिन उनकी इस बात का उनकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उनका हाथ पकड़कर जितना तेज चल सकती थी उतना तेज चल रही थी। जैसे तैसे उन्होंने वो जंगल क्रॉस किया। जंगल क्रॉस करने के बाद भी इनके दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वो चीज जो उन्हें जंगल के अंदर घुसते हुए दिखाई दी थी, वो अब भी वहीं पर बैठी हुई थी। और इतनी दूर से देखने के बावजूद भी वो बहुत लंबी लग रही थी, जैसे करीबन
7-8 या फिर 9 फीट के आसपास का उसका शरीर हो। अब जैसे तैसे ये अपनी नानी के घर पहुंचे और जैसे ही नानी के घर पहुंचे, इनके दादाजी को अचानक से बहुत तेज बुखार हो गया। शुरू में सबको लगा कि शायद इतना लंबा सफर करने की वजह से, पैदल चल के आने की वजह से थकान हो गई होगी, लेकिन रात बढ़ने के साथ साथ तापमान और बढ़ता जा रहा था, उनका बुखार और तेज हो गया था। ये देखकर इनके दादाजी की माँ भी परेशान हो गई कि एक तो पहले ही वो अपनी माँ से मिलने थी, बीमार थे, और इस चक्कर में उनका बेटा भी इतना तेज बीमार हो गया है। अब जब इनके दादाजी के नाना ने देखा कि बच्ची को अचानक इतना तेज बुखार आ गया है, तो वो थोड़ा परेशान हुए, उनको थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि अचानक से इसे ये क्या हो गया है? ये अभी तो बिल्कुल ठीक था, और इस मौसम में ऐसा बुखार आना आम बात तो नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ और है। उनकी बात सुनकर इनकी दादाजी की माँ ने रास्ते में उनके साथ जो कुछ हुआ वो सारी बात उनको बता दी, और बैम्बू के फॉरेस्ट में बैठे उस अजीब आदमी के बारे में उनको बताया, उसकी लाल आंखों के बारे में बताया, और उसी के साथ साथ उन्हें ये बताया कि किस तरह से वो मछली वाली बदबू फैली हुई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद इनके दादाजी के जो नाना थे वो कुछ देर तक तो चुप रहे, और फिर उन्होंने अपने बेटे यानी इनके दादाजी के मामा को बुलाया और उनसे कहा, जल्दी जाओ और ओझा को बुला कर लेकर आओ। वैसे तो रात काफी हो चुकी थी, लेकिन इनके दादाजी के जो मामा थे तुरंत वो गए और ओझा को लेकर इनके घर पर आ गए। आकर उन्होंने इनके दादाजी से बात की, उनको देखा, घर वालों की बात सुनी। उनकी मदर ने उनको बताया कि बैम्बू फॉरेस्ट में उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने देखा, और इसके बाद उन्होंने और पूछताछ शुरू की। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि शायद जंगल के अंदर अनजाने में इनके दादाजी से यानी उस लड़के से ऐसी कोई गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उस एंटिटी का ध्यान इनके ऊपर गया, और जब ये उस जंगल से गुजर रहे थे तो उसने इसको पहचान लिया और इसके ऊपर अपनी नजर गड़ा दी, और उसी वजह से शायद ही बीमार हुआ है। खैर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। ओझा ने कुछ रिचुअल्स किए और इनके दादाजी को एक प्रोटेक्शन वाली चीज दी, जो हमेशा अपने पास रखने को कहा गया, और साथ ही साथ उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि कुछ दिनों तक उस बैम्बू वाले जंगल के आसपास भी ना जाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम पर घर पर ही रहे। और इस तरह से सब कुछ नॉर्मल हो गया, और उसके बाद उनका बुखार भी ठीक हो गया 1-2 दिन के अंदर ही। लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद इनके दादाजी की जो नानी थी उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। ये लोग फिर से कुछ दिनों के लिए वहां पर गए और फिर वहां से वापस लौट आए, और इस बार जाते आते टाइम इन्होंने शॉर्टकट की जगह वो लंबा और सेफ रास्ता लिया। घर लौटने के भी कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। फिर एक रात में जब इनके दादाजी के एग्जाम्स चल रहे थे तो वो देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। उस दिन पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन उन्होंने गलती से वो ओझा द्वारा दी गई प्रोटेक्शन वाली चीज निकाल दी थी और उसको दोबारा पहनना भूल गए थे। ये बात रात के करीबन 10 या 11 बजे की होगी। वो पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें किसी ने बाहर से आवाज लगाई। उस आवाज को सुनकर वो अपने घर से बाहर निकले। बाहर निकलने पर पहले तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि उनका एक दोस्त उनके घर की बाउंड्री के बाहर खड़ा था। इनको देखकर उसने कहा, चल मछली पकड़ने चलते हैं, मेरे पिताजी भी जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, आसाम में उस टाइम पर रात को मछली पकड़ना बहुत कॉमन था। तो इनके दादाजी ने कहा कि मुझे एक बार माँ से पूछना पड़ेगा, लेकिन इतना बोलते ही उसने तुरंत जवाब दिया, अरे माँ से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, माँ को तो पता भी नहीं चलेगा। अब क्योंकि ये उनका सबसे क्लोज दोस्त था तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, जब 1 घंटे में वापस आ रहे हैं तो माँ को बताने की क्या जरूरत है, और वो उसके साथ चल दिए। अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि कुछ दूर चलने के बाद इनके दादाजी ने एक अजीब बात महसूस की कि इनका जो दोस्त था वो इनके साथ साथ नहीं चल रहा था, वो हमेशा उनसे कुछ कदम आगे चल रहा था। ये बार बार उसके पास जाने की कोशिश करते और फिर से वो उतने ही कदम आगे चला जाता। तो इनके दादा ने उनसे पूछा कि भाई तू मुझसे इतना आगे क्यों चल रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, अच्छा ये तो बता कि तेरे पिताजी साथ चलने वाले थे वो कहां पर हैं। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब इनके दादाजी को थोड़ा अजीब लगने लगा।
और जब उन्होंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें समझ में आया कि धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर वो बैम्बू फॉरेस्ट और फिशरीज थी। वो पूर्णिमा की रात थी, चांद की रोशनी पूरे रास्ते पर फैली हुई थी और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। और तभी चलते चलते इनके दादाजी की नजर उनके दोस्त की परछाई पर पड़ी और ये वही पल था जब उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। उनके दोस्त की जो परछाई बन रही थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो जरूरत से ज्यादा बड़ी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी परछाई और लंबी होती जा रही थी। पहले थोड़ी लंबी, फिर और लंबी, और फिर इतनी लंबी कि लगभग 10 फुट तक पहुंच गई थी, जबकि उनकी खुद की परछाई चलते चलते उनकी हाइट की बराबरी दिखाई दे रही थी। ये देखते ही वो ठिठक के एकदम से वहीं के वहीं रुक गए। उन्हें समझ में आ गया था कि मेरे सामने मेरा दोस्त नहीं, कुछ और है। अब उनके दिमाग में चलना शुरू हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें, इससे कैसे बचें। कि तभी उन्हें याद आया कि इनकी दादी ने इनको प्रोटेक्शन के लिए एक छोटा सा चाकू दिया था, बटन वाला जो यूं खुलता था, और वो चाकू वो हमेशा अपनी जेब में रखा करते थे। तुरंत उन्होंने वो चाकू निकाला और जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है तू, सच बता। और जैसे ही उन्होंने इस सवाल पूछा, वो चीज जो उनके आगे चल रही थी वो अचानक से रुक गई। वो घूमी नहीं, बस वो चलते चलते अचानक से रुक गई और कुछ पलों के लिए पूरा माहौल बिल्कुल खामोश हो गया। न हवा की आवाज, न किसी जानवर की, बस एक अजीब सा सन्नाटा। और फिर अचानक से वो चीज बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले एकदम से उस जंगल की तरफ भाग गई। ये देखकर उनके दादाजी बुरी तरह सकपका गए, बुरी तरह घबरा गए। इधर ये चीज उधर भागी और इनके दादाजी सीधा अपने घर की तरफ भागने लगे। लेकिन भागते भागते इनके दादाजी के साथ एक और अजीब चीज हुई। अभी कुछ देर पहले तक पूनम के चांद की रोशनी हर जगह फैली हुई थी, लेकिन जैसे वो भागने लगे उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। उन्हें रास्ता दिखना बंद हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो भाग तो रहे हैं, लेकिन वो किधर भाग रहे हैं। डायरेक्शन का उनको कोई बोध नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी कि वो सीधा अपने घर की तरफ भाग रहे हैं या फिर कहीं और भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने उल्टा जिस डायरेक्शन में भागना शुरू किया, थोड़ी दूर जाने के बाद उनको वापस से वही करीबन 8-10 फीट का एक काला सा आदमी, इसकी लाल आंखें चमकती हुई दिखाई देने लगा। उसको देखते ही फिर से उल्टा भागे और वो जिधर भाग रहे थे उधर ही उनको वो आदमी दिखाई दे रहा था। उनको इतना डर लग रहा था, उन्हें समझ में आ गया था कि भैया आज मैं नहीं बचूंगा, आज तो मेरी मौत पक्का है। और घबराकर वो एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो नाइफ उनके हाथ में था और तभी उनके अंदर से एक आवाज आई कि अगर जल्दी तूने कुछ नहीं किया, आज तू नहीं बच पाएगा। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपने दिमाग पे फोकस किया, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया और तब जाकर वो अंधेरा हल्का हल्का छटा और उन्हें समझ में आने लगा कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और फाइनली डिसाइड करने के बाद उन्होंने अपने चाकू को ऐसे आगे किया और बस भगवान का नाम लेकर भागना शुरू किया। और फिर भटकते भटकते वो किसी तरह अपने घर पहुंच गए। घर के अंदर पहुंचते ही वो जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी दादी को आवाज लगाने लगा। दादी उठ कर आई, उसकी मदर फादर उठ कर आए। उसी टाइम उसको बहुत तेज बुखार हो गया था। फिर से दोबारा से उसी ओझा को बुलाया गया। उसने फिर से आकर कुछ रिचुअल्स किए और घर वालों को कुछ बातें समझाई कि इन चीजों का जरूर 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 ध्यान रखना। उसके बाद धीरे धीरे इनके दादाजी की तबीयत ठीक हो गई। लेकिन उस घटना के बाद इनके दादाजी इतना डर गए थे कि वो रात में अकेले बाथरूम तक नहीं जा पाते थे। उनकी दादी या उनकी मदर या उनके फादर को उनके साथ जाना पड़ता था। और ये लाजमी भी है, 12 साल की उम्र में अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अकेले नहीं निकल सकते हो। और उस घटना के बाद पूरी जिंदगी कभी दोबारा घूमकर भी उन्होंने उस बैम्बू के जंगल की तरफ नहीं देखा। उस ओझा ने बताया था कि ये जो एंटिटी थी जिनके पीछे पड़ी है वो एक बाघ है। आसाम में ये माना जाता है, मतलब आसाम क्या, आसाम, बिहार, बंगाल, इन सारे एरियाज के अंदर बाघ के बारे में हमने बहुत सुना है कि जो होते हैं ये पानी के जो
पॉन्ड्स हो गए, फिशरीज हो गई, इन सब के आसपास रहते हैं और इन्हें मछलियां खाना बहुत पसंद है। लेकिन अगर कोई इंसान इनके आसपास आ जाए तो ये उसको समेटने में भी देर नहीं लगाते हैं। उस दिन जब उस बैम्बू जंगल में जाकर इनके दादाजी ने टॉयलेट किया था, उस टाइम पर शायद वो बाघ आसपास ही घूम रहा था। ये जहां रहते हैं उस जगह से बहुत प्यार करते हैं और वहां अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। उसी दिन इनकी नजर इनके दादाजी के ऊपर पड़ गई थी और जब दोबारा वो अपनी माँ के साथ रात के टाइम पर उस जंगल को क्रॉस कर रहे थे, तब उस बाघ ने इनको अपने कब्जे में करने की कोशिश की और उसी वजह से अपने नानी के घर पहुंच के इनको बुखार आया था। आपको याद होगा कि जिस दिन वो वहां पर टॉयलेट करके आया तो उस दिन रात को भी इनकी दादी के साथ जब ये सो रहे थे तो इन्हें अपने दोस्त की आवाज आई थी, क्योंकि बाघ की यही पहचान है। वो आपके किसी पहचान वाले इंसान की आवाज या रूप लेकर आपके पास आता है और आपको अपने साथ ले जाने का कोशिश करता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि बाघ के पास एक रहस्यमय पोटली होती है जो कि उसकी शक्ति का स्रोत होती है, सोर्स होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर उस पोटली पे आप कब्जा कर लो तो फिर आप उस बाघ से जो चाहे वो काम करवा सकते हो। तो ये थी इनके दादाजी की कहानी, जहां इनका सामना हुआ एक बहुत इनफेमस एंटिटी से जिसे सभी लोग बाघ के नाम से जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आसाम, बंगाल, बिहार के इन एरियाज के अंदर बाघ जैसी एंटिटी होती है या फिर ये सिर्फ कही कहाई या सुनाई गई कहानियां हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।